मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन, बाबर से बहादुर शाह जफर तक। नमस्कार, स्वागत है आपका स्लीपी हिस्टोरिक में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जो युद्ध, प्रेम, विश्वासघात और अंततः पतन से भरी हुई है। यह कहानी है मुगल साम्राज्य की, बाबर के कदमों से शुरू होकर बहादुर शाह जफर के अकेलेपन तक। तो आइए दीपक जलाते हैं, मन शांत करते हैं और चलते हैं 1526 से 1957 तक की 331 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा पर। भाग 1, बाबर और पानीपत की लड़ाई 1526। बाबर का तैमूरी वंश से संबंध, समरकंद और काबुल की कहानियां, भारत आने की महत्वाकांक्षा, इब्राहिम लोदी से टकराव, पहली पानीपत की लड़ाई, तोपखाने की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल युग की शुरुआत। भाग 2, हुमायूं की असफलताएं और संघर्ष, बाबर की मृत्यु और हुमायूं का शासन, शेरशाह सूरी का उदय, हुमायूं की निर्वासित जिंदगी, ईरान में शरण वापसी और सत्ता पुनः प्राप्ति, हुमायूं की पुस्तकालय में गिरकर मृत्यु। भाग 3, अकबर महान, नीति, धर्म और विजय, बाल्यावस्था में गद्दी बैरम खां और अकबर का साम्राज्य विस्तार, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप बनाम अकबर, दीने इलाही और धार्मिक सहिष्णुता, बीरबल, तानसेन और नवरत्न, अकबर के न्यायप्रिय शासन और लाल किला, फतेहपुर सीकरी। भाग 4, जहांगीर और नूरजहां, प्रेम, शक्ति और राजनीति, अकबर के बाद जहांगीर की सत्ता, नूरजहां का प्रभाव, दरबार में नियंत्रण कला और स्थापत्य का उत्कर्ष, खुसरो का विद्रोह और गुरु अर्जुन देव का बलिदान, आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। भाग 5, शाहजहां और ताजमहल, वैभव और विरह, शाहजहां का साम्राज्य और स्थापत्य, मुमताज महल की मृत्यु और ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, औरंगजेब से मतभेद, बुढ़ापे में कैद, आगरा के किले में अंतिम दिन। भाग 6, औरंगजेब, शक्ति का चरम और विभाजन की शुरुआत, सख्त इस्लामी नीति, दक्कन अभियान, गुरु तेग बहादुर और धर्मनिष्ठ संघर्ष, शिवाजी और मराठा प्रतिरोध, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार लेकिन गिरावट की नींव। भाग 7, पतन की ओर, उत्तराधिकारी अंग्रेज और 1957 उत्तराधिकार संघर्ष, कमजोर शासक दिल्ली पर अफगान और मराठा हमला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव, अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे क्षेत्र अलग, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पतन। भाग 8, बहादुर शाह जफर और आखिरी विदाई, 1857 का विद्रोह और अंतिम मुगल सम्राट बख्त खां, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे का 7 विद्रोह की असफलता, जफर की गिरफ्तारी और रंगून में निर्वासन। भाग 1, बाबर और पानीपत की लड़ाई 1526। समय है 15वीं सदी का अंत। मध्य एशिया की ठंडी पहाड़ियों में एक लड़का जन्म लेता है जो आने वाले समय में पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का प्रारंभिक जीवन फरगाना की घाटियों से भारत तक। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ। वह एक ऐसे खानदान से था जो दोनों तरफ से महान था। पिता की ओर से तैमूर का वंश और मां की ओर से चंगेज खान की विरासत। वह बचपन से ही युद्धों, घातों और सत्ता की राजनीति के बीच पला बढ़ा। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर को फरगाना की गद्दी मिल गई, परंतु सत्ता पर टिके रहना आसान नहीं था। कभी समरकंद की लालसा, कभी खोया हुआ राज्य। बाबर का जीवन लगातार संघर्ष और अस्थिरता से भरा रहा, लेकिन एक चीज थी जो बाबर ने कभी नहीं छोड़ी, उसका सपना, हिंदुस्तान को जीतने का सपना। काबुल पर विजय, भारत की ओर पहला कदम। कई हारों और साजिशों के बाद बाबर को काबुल पर नियंत्रण मिला। यही बना उसका मुख्य अड्डा। काबुल की वादियों में बैठकर बाबर ने भारत के विशाल मैदानों की कल्पना की। उसके पूर्वज तैमूर ने भी दिल्ली को जीता था। बाबर उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता था। बाबर जानता था कि भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी है। एक नया विजेता, एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। दिल्ली सल्तनत और इब्राहिम लोदी की स्थिति। उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान। इब्राहिम एक स्वार्थी और संदेहास्पद शासक था। उसने अपने सरदारों और रिश्तेदारों पर अविश्वास किया, कई को मरवा दिया, कई ने उसका साथ छोड़ दिया। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और राणा सांगा जैसे राजा बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने लगे।
बाबर के लिए यह सबसे सुनहरा मौका था। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण और रणनीति। बाबर ने 1524 में पहली बार भारत में कदम रखा। उसने धीरे धीरे पंजाब के कई इलाके जीत लिए, लेकिन असली टक्कर होनी थी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पर। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख से भी अधिक, लेकिन बाबर के पास था तोपखाना, युद्ध कौशल और रणनीति। उसने अपने सैनिकों को पीछे से रस्सियों से बांधा, उनके सामने रथों की दीवार बनाई और उनके बीच तोपें छिपाई। पहली पानीपत की लड़ाई, युद्ध का दिन, सूरज उगा और शुरू हुआ युद्ध। इब्राहिम की सेना भारी संख्या में थी, लेकिन उसके पास न दिशा थी न योजना। बाबर ने अपने तोपखाने से ऐसा हमला किया कि सामने की पंक्तियां ध्वस्त हो गई। फिर उसके घुड़सवारों ने दोनों तरफ से हमला किया, एक चक्रव्यूह जैसा। लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध के अंत में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर बना दिल्ली का शासक। यह था मुगल साम्राज्य का आरंभ, अध्याय का समापन। पानीपत की यह लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, यह 2 युगों के बीच टकराव था। दिल्ली सल्तनत का अंत और एक नए बड़े शक्तिशाली साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की शुरुआत। और बाबर, वह इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसे शासक के रूप में जिसने अपने पूर्वजों के सपनों को काबुल से निकालकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया। अगले भाग में जानेंगे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की संघर्षमयी यात्रा। भाग 2, हुमायूं की असफलताएं और संघर्ष 1526-1576। सम्राट बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय पाकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। लेकिन नींव रख देना आसान है, साम्राज्य को बनाए रखना सबसे कठिन परीक्षा होती है। यह परीक्षा सामने आई बाबर के पुत्र हुमायूं के जीवन में। आज की इस अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसे सम्राट की कहानी जो हारता रहा, गिरता रहा, भागता रहा, लेकिन फिर दोबारा उठा और इतिहास में अमर हो गया। 1. हुमायूं की प्रारंभिक अवस्था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। पिता से वह साहस, धर्मनिष्ठा और करुणा तो पा चुका था, लेकिन राजनीति और दृढ़ता की जो कमी थी, उसने उसे कई बार पीछे धकेला। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई और हुमायूं को मात्र 23 वर्ष की आयु में एक विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य संभालना पड़ा। 2. सत्ता का प्रारंभ, संघर्ष और भूले। हुमायूं के सामने कई चुनौतियां थी। अफगान सरदार शेर खां, बाद में शेर शाह सूरी, गुजरात का बहादुर शाह, अपने ही परिवार के विद्रोही रिश्तेदार। लेकिन हुमायूं को सत्ता की राजनीति में अनुभव नहीं था। उसने साम्राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया। काम तो शांति के लिए किया गया था, पर यह निर्णय बना अशांति का बीज। शेर खां धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और हुमायूं उसे रोकने में असफल रहा। 3. शेरशाह सूरी का उदय और हुमायूं की हार। 1539 चौसा का युद्ध हुमायूं को पहली बार करारी हार मिली। उसके बहुत से सैनिक मारे गए, वह किसी तरह गंगा पार करके भागा। 1440 कन्नौज का युद्ध यह निर्णायक क्षण था। हुमायूं हार गया और दिल्ली सिंहासन छीन लिया गया। अब दिल्ली पर शासन करने लगा शेरशाह सूरी, एक अफगान शासक जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। 4. निर्वासन और भटकती जिंदगी। हुमायूं के जीवन का अगला अध्याय था भटकाव, निर्वासन और आत्ममंथन। वो कभी राजस्थान में शरण मांगता, कभी पंजाब में गुप्त रूप से छुपता, तो कभी राजस्थान की रेत में अपनी बेगम हमीदा बानो के साथ भागता रहा। इन्हीं दिनों में हुमायूं का पुत्र अकबर जन्मा, एक चुपचाप रेगिस्तान में, बिना राज्य, बिना सिंहासन, लेकिन भविष्य का सबसे महान सम्राट। हुमायूं अपने ही राज्य में बेगाना बन चुका था। 5. ईरान की शरण और विदेशी समर्थन। आशा की एक किरण थी, ईरान। सफविद शासक तहमास्प ने हुमायूं को शरण दी, एक शर्त पर, वह शिया इस्लाम स्वीकार करे। हुमायूं ने यह शर्त मान ली। बदले में मिली उसे सेना, तोपें और समर्थन। फिर 1545 में वह लौटा। धीरे धीरे काबुल, कंधार और फिर पंजाब को जीतता गया। 6. दिल्ली की पुनर्विजय और अंतिम पल। 1555 सूर वंश में आपसी झगड़े बढ़े।
यही समय था हुमायूं के लिए दिल्ली को पुनः प्राप्त करने का, और हुआ भी ऐसा। हुमायूं ने दोबारा दिल्ली का सिंहासन पा लिया, लेकिन जैसे ही वह पुनः स्थापित हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी कहानी का अंत कर दिया। 1556 पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहा जाता है वह अल्लाहू अकबर कहते हुए झुके और उसी झुकाव में उनका पांव फिसल गया। उन्होंने अपने पीछे छोड़ा एक 13 वर्षीय बालक, जो बनेगा इतिहास का सबसे चमत्कारी राजा, अकबर महान। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी जीवन आपको गिरा देता है, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आप दोबारा उठ सकते हैं। अगले भाग में जानेंगे कैसे एक 13 वर्षीय बालक अकबर इतिहास का सबसे बुद्धिमान सम्राट बन गया। भाग 3, अकबर महान, नीति, धर्म और विजय। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है एक 13 वर्ष का बालक। सामने चारों ओर विद्रोह, षड्यंत्र और राजनीतिक तूफान, लेकिन यह बालक वक्त के साथ इतिहास का सबसे महान सम्राट बनेगा, अकबर महान। आज हम उसकी कहानी जानेंगे, किताबों से नहीं बल्कि नींद से भरी, सुकून भरी उस ऐतिहासिक यात्रा से, जहां तलवारें झुकती हैं न्याय के आगे और धर्म की सीमाएं मिटती है एक इंसानियत के संदेश के सामने। 1, बालक से सम्राट तक, शुरुआती चुनौतियां। 1556 हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष का अकबर दिल्ली का सम्राट बना। एक बच्चे को सिंहासन पर बैठाना एक बात थी, लेकिन उसे वहां से टिकाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी उठाई बैरम खान ने, एक बुद्धिमान सेनापति जिसने अकबर की ओर से शासन संभाला। सबसे पहले चुनौती थी हेमू विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सत्ता की पुनर्प्राप्ति। 5 नवंबर 1556 दूसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। हेमू की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन युद्ध के दौरान तीर उसकी आंख में लगा और सेना नेतृत्व विहीन हो गई। बैरम खान ने जीत पाई और अकबर फिर से दिल्ली का शासक बन गया। अब सत्ता अकबर के हाथों में थी, और यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे स्वर्णिम अध्यायों में से एक। 3, प्रशासनिक सुधार और न्यायप्रियता। अकबर ने एक नया भारत बनाने का सपना देखा। उसने धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर शासन किया। उसने प्रांतों का विभाजन किया और मानसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसमें हर अधिकारी को उनके पद के अनुसार सैन्य और नागरिक कार्यों का दायित्व मिलता। टोडरमल ने कर प्रणाली बनाई, दहसाला प्रणाली, जो आज भी वित्तीय अनुशासन मिसाल मानी जाती है। अकबर ने कठोरता के स्थान पर संवाद को चुना, अपराधियों को सुधरने का मौका दिया। 4, साम्राज्य विस्तार, युद्ध और कूटनीति का संतुलन। अकबर केवल युद्ध से नहीं जीता, उसने राजनीतिक विवाह, राजनीति और नैतिक प्रभाव से अनेकों राज्यों को साथ जोड़ा। मेवाड़, महाराणा प्रताप से हल्दीघाटी का युद्ध, राजस्थान, आमेर की राजकुमारी जोधा से विवाह, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, दक्कन, एक एक कर साम्राज्य का विस्तार। हल्दीघाटी का युद्ध जीतने के बावजूद अकबर ने कभी महाराणा प्रताप का अपमान नहीं किया, बल्कि उनका सम्मान किया। यह थी उसकी महानता, जहां शत्रु भी मित्र बन सकते थे। 5, धर्म के प्रति दृष्टिकोण, दीन ए इलाही। अकबर एक खोजी आत्मा था। वह धर्म के नाम पर हो रही हिंसा से व्यथित था। उसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना, जहां हर धर्म के विद्वान बैठते, चर्चा करते और सच्चाई को खोजते। यहीं से निकली एक नई सोच, दीन ए इलाही, एक ऐसा विश्वास जो सब धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को एक करता था। अकबर ने जजिया कर हटा दिया, हिंदुओं को प्रशासन में जगह दी और धार्मिक सहिष्णुता को शासन की रीढ़ बना दिया। 6, कला, संस्कृति और नवरत्न। अकबर केवल योद्धा नहीं, एक कला प्रेमी भी था। उसके दरबार में थे नवरत्न, 9 रत्न, 9 रत्नों से सजा हुआ भारत, बीरबल, हास्य और बुद्धि तानसेन, संगीत का जादूगर अब्दुल रहीम, दोहे और नीति फैजी और अबुल फजल, साहित्य और इतिहास। अकबर ने चित्रकला, वास्तुकला और कविता को संरक्षण दिया। फतेहपुर सीकरी, लाल किला और बुलंद दरवाजा उसके स्थापत्य चमत्कार है। 7, अंतिम वर्ष और विरासत।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर अपने पुत्र सलीम जहांगीर से निराश रहने लगा, लेकिन साम्राज्य इतना मजबूत था कि उत्तराधिकार की लड़ाई उसे हिला नहीं सकी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी भारत ने उसकी छाया में दशकों तक सांस ली। उसने भारत को केवल जीता नहीं, भारत को समझा, गले लगाया और एकता दी। अकबर की कहानी कोई सामान्य सम्राट की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे नेता की गाथा है जिसने तलवार से नहीं, नीति, प्रेम और सम्मान से भारत को जीता। अगले भाग में जानेंगे जहांगीर और नूरजहां की रोमांचक और प्रेम भरी कहानी और मुगल दरबार की राजनीति। भाग 4, जहांगीर और नूरजहां, प्रेम, सत्ता और कला की कहानी। अकबर के बाद अब दिल्ली के तख्त पर बैठता है उसका पुत्र सलीम, जो अब बन चुका है जहांगीर, एक शासक जो पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है, लेकिन खुद का मार्ग कला, प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं से गढ़ता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे जहांगीर ने एक महिला से ऐसा प्रेम किया कि इतिहास की सबसे प्रभावशाली मुगल रानी बन गई। नूरजहां 1, सलीम से जहांगीर तक आरंभिक संघर्ष। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सलीम ने विद्रोह कर दिया था। वह अपने पिता से शासन की आजादी चाहता था, लेकिन अकबर ने उसे माफ कर दिया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने 1605 में सिंहासन संभाला और खुद को कहा जहांगीर, मतलब दुनिया को जीतने वाला। पर जहांगीर के संघर्ष यही खत्म नहीं हुए। उसका शासनकाल शुरू होते ही उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। जहांगीर ने विद्रोह दबा दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सिख गुरु अर्जुन देव को शहादत देनी पड़ी, जो इतिहास में एक दुखद अध्याय बन गया। 2, नूरजहां का प्रवेश, सत्ता और प्रेम का संगम। 1611 जहांगीर की मुलाकात हुई मेहरुनिसा से, एक सुंदर, बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला से, जो आगे चलकर बनी नूरजहां। नूरजहां का सौंदर्य, कूटनीति और निर्णय शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि जल्द ही वो न सिर्फ शाही बेगम बनी, बल्कि शासन की असली ताकत बन गई। इतिहासकार लिखते हैं, जहांगीर हस्ताक्षर करता था, पर निर्णय नूरजहां लेती थी। उनका प्रेम एक दूसरे के लिए ईमानदार था। वे अक्सर एक साथ शिकार, बागवानी, कला और संगीत में समय बिताते थे। 3, कला और संस्कृति का उत्कर्ष। जहांगीर ने युद्ध की तुलना में कला और सुंदरता को अधिक महत्व दिया। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। नटुरलिस्ट शैली, जिसमें जानवर, पेड़ पौधे और चेहरे बहुत बारीकी से बनाए जाते थे, उसने जहांगीरनामा लिखवाया, एक आत्मकथा जो न केवल राजनीतिक घटनाएं बल्कि प्रकृति, मौसम, पक्षियों और फूलों के बारे में बताती है। नूरजहां खुद भी शायरी और डिजाइन में माहिर थी। उसने नूरजहां स्टाइल की साड़ियां, इत्र और ज्वेलरी डिजाइन शुरू की। 4, राजनैतिक हस्तक्षेप और विरोध। जैसे जैसे नूरजहां का प्रभाव बढ़ता गया, दरबार में विरोध की लहर उठने लगी। कई अमीरों को यह पसंद नहीं आया कि एक महिला, वो भी राजपूत मूल की, इतनी शक्ति रखे। नूरजहां चाहती थी कि उनका दामाद शाहरियार अगला सम्राट बने, लेकिन इसी समय जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, सत्ता की ओर बढ़ रहा था। यह सत्ता संघर्ष मुगल साम्राज्य में विभाजन की पहली बड़ी दरार थी। 5, अंतिम समय, लाहौर से कश्मीर तक। जहांगीर को शांति प्रिय थी और अक्सर वह गर्मियों में कश्मीर की वादियों में जाकर आराम करता था। लेकिन 1627 में लाहौर से लौटते समय यात्रा के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया, जहां आज भी उसका मकबरा मौजूद है, एक शांत, सुंदर उद्यान की गोद में। 6, नूरजहां की अंतिम विदाई और विरासत। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां दरबार की राजनीति से दूर हो गई। उसने बाकी का जीवन लाहौर में बिताया, जहां वह शायरी करती रही और कई समाज सेवी कार्यों में लगी रही। उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन, प्यार वो नहीं जो वक्त के साथ मिट जाए, प्यार वो है जो वक्त को भी थमा दे। नूरजहां की मृत्यु 1645 में हुई, लेकिन आज भी उसका नाम इतिहास में दर्ज है, एक ऐसी महिला के रूप में जिसने प्रेम, सत्ता और कला तीनों को एक साथ जिया। जहांगीर और नूरजहां की कहानी
हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल युद्धों से नहीं, प्रेम और संस्कृति से भी लिखा जाता है। अगले भाग में जानेंगे नूरजहां के दामाद शाहजहां की कहानी और उस प्रेम की निशानी की जो सफेद संगमरमर में आज भी अमर है, ताजमहल। भाग शाहजहां और ताजमहल, वैभव और विरह की गाथा। इतिहास में बहुत से सम्राट हुए, बहुत से योद्धा, बहुत से शासक, पर एक सम्राट ऐसा भी हुआ जो अपने प्रेम की याद में संगमरमर में सपना गढ़ गया। वह सम्राट था शाहजहां और उसका सपना था ताजमहल। 1। शाहजहां का आरंभिक जीवन। खुर्रम से शाहजहां। शाहजहां का असली नाम था प्रिंस खुर्रम। वह जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र था जो अपनी प्रतिभा, साहस और कला प्रियता के लिए जाना जाता था। 1628 में पिता की मृत्यु के बाद खुर्रम दिल्ली के तख्त पर बैठा और स्वयं को कहा, शाहजहां, दुनिया का राजा। उसके शासनकाल की शुरुआत ही हुई थी वैभव, सुंदरता और शक्ति के साथ। 2। प्रशासन और स्थापत्य का उत्कर्ष। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को स्थापत्य कला और स्थापत्य सौंदर्य की ऊंचाई तक पहुंचाया। लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, बाग बगीचे, महल, संगमरमर की हवेलियां, उसने अपने साम्राज्य को एक जीवित कलाकृति में बदल दिया। लेकिन इन सब के बीच उसका सबसे सुंदर निर्माण था प्रेम की निशानी। 3। मुमताज महल, प्रेम की परिभाषा। शाहजहां को मुमताज महल से प्रेम हुआ था बचपन में ही। मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वो सुंदर थी, समझदार थी और शाहजहां की सबसे भरोसेमंद साथी थी। वह हर युद्ध, हर यात्रा में शाहजहां के साथ होती। 1631 में 14वें बच्चे के जन्म के समय मुमताज का निधन हो गया। शाहजहां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने एक ही प्रण लिया, ऐसा मकबरा बनाऊंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये प्रेम है। 4। ताजमहल, प्रेम का पत्थर में रूपांतरण। 1632 में शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। इसे बनने में लगे 22 साल, 20,000 से अधिक कारीगर और पारस, तुर्क, भारतीय और फारसी स्थापत्य का मिश्रण। इसमें इस्तेमाल हुआ सफेद संगमरमर, मकराना, कीमती पत्थर, पन्ना, नीलम, फिरोजा, यशब और हीरे। रात की चांदनी में ताज चमकता है और लगता है मानो मुमताज की आत्मा उसमें समाई हो। यह एक इमारत नहीं, शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति है। 5। उत्तराधिकारी संघर्ष और औरंगजेब का विद्रोह। शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर भयंकर संघर्ष हुआ। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने, जो धार्मिक दृष्टिकोण से उदार और विद्वान था। लेकिन औरंगजेब ने विद्रोह किया, अपने भाइयों को हराया और 1668 में शाहजहां को कैद कर दिया आगरा के किले में। छठा कैद में अंतिम दिन, प्रेम की ओर अंतिम दृष्टि शाहजहां के कमरे से ताजमहल दिखाई देता था। इतिहास कहता है वह हर शाम ताज की ओर देखता और मुमताज को याद कर आंसू बहाता। उसके पास कोई दरबार नहीं था, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ यादें थी मुमताज की, उसके प्रेम की और उसके सपने की। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई उसी आगरा के किले में और उसे मुमताज के बगल में ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां की कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं है, यह उस प्रेम की कहानी है जो मृत्यु के बाद भी मिटा नहीं। और ताजमहल, वह आज भी खड़ा है गवाह बनकर उस समर्पण, उस प्रेम और उस विरह का। अगले भाग में जानेंगे जब मुगल साम्राज्य की चमक धीरे धीरे धुंधलाने लगी और सत्ता की लपटों में आया सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे विवादित सम्राट औरंगजेब। भाग 6। औरंगजेब, शक्ति, कठोरता और साम्राज्य का अंतिम विस्तार। ताजमहल की चमक अभी मिटी नहीं थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के भीतर दरारें उभरने लगी थी और उन दरारों के बीच सिंहासन पर बैठा एक ऐसा सम्राट जिसने शक्ति को चरम पर पहुंचाया लेकिन प्रेम और सहिष्णुता को पीछे छोड़ दिया। वह था औरंगजेब आलमगीर। 1। प्रारंभिक जीवन, धार्मिकता और महत्वाकांक्षा। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में। बचपन से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना और संयम से जीवन जीना उसकी आदत थी। वह एक सैनिक भी था जिसने बचपन में ही दक्कन के युद्धों में हिस्सा लिया था।
लेकिन वह सिर्फ एक साधारण राजकुमार नहीं था। उसके भीतर थी सत्ता की आग। जब उसके पिता शाहजहां बीमार पड़े और भाइयों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, औरंगजेब ने चतुरता, चालाकी और बल प्रयोग से सबको पराजित किया। 2. सत्ता की प्राप्ति। रक्त से सना सिंहासन दारा शिकोह, शाहजहां का प्रिय पुत्र, एक उदार धार्मिक समन्वय की ओर झुकाव रखने वाला विचारक, औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। औरंगजेब ने दारा को हराया और उसके काफिर विचारों को बहाना बनाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया। फिर आया शाहजहां की कैद का दौर। पिता को ही आगरा के किले में बंद करवा दिया। 1658 में औरंगजेब ने खुद को घोषित किया आलमगीर, सारी दुनिया को जीतने वाला। 3. धार्मिक नीतियां। नीति या कट्टरता। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। शासन में कठोर धार्मिक अनुशासन लागू किया। जजिया कर, जो हिंदुओं पर फिर से लागू हुआ, मंदिरों का विध्वंस जैसे काशी विश्वनाथ संगीत, चित्रकला और शराब पर प्रतिबंध। लेकिन इतिहास यह भी कहता है उसने कई मंदिरों को भूमिदान भी दी थी और दक्षिण के कई हिंदू राजाओं को नौकरियां भी दी थी। प्रश्न ये नहीं कि क्या उसने सब कुछ नष्ट किया, प्रश्न है कि क्यों। उसने प्रेम और सौहार्द की विरासत को नकारा। 4. साम्राज्य विस्तार, अंतिम सीमा तक। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचाया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के गहरे जंगलों तक औरंगजेब की सेना मार्च करती रही। गोलकुंडा, बीजापुर जैसे दक्कनी राज्य जीते गए मराठों के साथ लंबी लड़ाई, खासतौर पर शिवाजी महाराज से। लेकिन यही विस्तार उसकी कमजोरी भी बन गया। दक्कन की लंबी लड़ाइयों ने साम्राज्य को आर्थिक, सैन्य और मानसिक रूप से थका दिया। 5. विरोध की लहर, राजपूत, मराठा और सिख विद्रोह। राजपूतों के साथ पहले सहयोग था, लेकिन औरंगजेब की नीतियों ने उसे तोड़ दिया। मराठा युद्ध, सबसे कठिन चुनौती, शिवाजी की छापामार रणनीतियों ने मुगलों को थका दिया। सिख आंदोलन, गुरु तेग बहादुर की शहादत और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष। चारों ओर बगावतें थी, विद्रोह थे और थकी हुई फौजें। 6. अंतिम समय और साम्राज्य की थकान। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद औरंगजेब एक थका हुआ बूढ़ा सम्राट बन चुका था। वह अपने आखिरी दिनों में एक साधारण जीवन जीता रहा। सफेद कपड़े, सीधी जिंदगी, कुरान की तिलावत। 1707 में उसकी मृत्यु हुई। औरंगाबाद के पास एक सादा मकबरे में उसे दफनाया गया। न कोई संगमरमर, न कोई गुंबद, सिर्फ मिट्टी और एक पत्थर की पट्टी। औरंगजेब शक्ति का सबसे प्रबल उदाहरण था, लेकिन उसी शक्ति में छिपी थी साम्राज्य की थकान। उसके जाने के बाद मुगल साम्राज्य जिंदा तो रहा, लेकिन कभी वैसा नहीं हो पाया। अगली कड़ी में जानेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, कैसे कमजोर उत्तराधिकारियों, अंग्रेजों के आगमन और जनता के असंतोष ने इतिहास के सबसे चमकते राजवंश को धीरे धीरे धूल में बदल दिया। भाग 7, पतन और अंतिम बादशाह, बहादुर शाह जफर की टूटती ताजपोशी। एक समय था जब मुगल साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, और अब वो साम्राज्य खुद अस्त हो रहा है। न शाही तोपे, न संगमरमर के किले, सिर्फ बिखरती विरासत और ढलता हुआ स्वाभिमान। आज हम सुनेंगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की कहानी, जिसकी ताजपोशी तक इतिहास थक चुका था और जिसकी हार केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। 1. मुगल साम्राज्य की छाया मात्र। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य केवल नाम का रह गया था। दिल्ली की गद्दी अब एक औपचारिक कुर्सी थी, न शक्ति, न प्रशासन, न सेनाएं। उत्तराधिकारी एक के बाद एक कमजोर निकले। जहांगीर का रोब नहीं, शाहजहां की कला नहीं, अकबर की नीति नहीं। अब शासन था, नवाबों, राजाओं और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। 2. बहादुर शाह जफर, शायर बादशाह। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ था और 69 में वह मुगल गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी कैसी? सिर्फ दिल्ली के लाल किले की चहारदीवारी तक सीमित। बहादुर शाह जफर को सत्ता नहीं मिली, परंतु मिला एक दिल जो शायरी करता था, जो सूफियाना था, जो भारत की मिट्टी से प्रेम करता था।
उसके शेर आज भी गूंजते हैं। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी कुएं यार में। 3 157 की क्रांति, उम्मीद की आखिरी लौ। 1857 भारत में सैनिकों और आम जनता के बीच अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम फूट पड़ा। मेरठ, कानपुर, झांसी, अवध विद्रोह की चिंगारी फैलने लगी। बागी सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह फैसला भावनात्मक था, रणनीतिक नहीं। जफर को सत्ता नहीं चाहिए थी, पर जब अपनी ही मातृभूमि जल रही थी, उसने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया। लेकिन अंग्रेजी रणनीति और संसाधन भारी पड़े। धीरे धीरे विद्रोह कुचल दिया गया। 4 अंतिम संघर्ष और बंदी बनना। विद्रोह के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। दिल्ली के किले में चलाया गया मुकदमा, जहां उसे राजद्रोही घोषित किया गया। उसके पुत्रों को गोलियों से मार दिया गया और उनके कटे हुए सिर जफर को थाल में परोसे गए। इतिहास अब निर्दयी बन चुका था। 5 रंगून का निर्वासित सम्राट। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बर्मा, रंगून निर्वासित कर दिया। वहां एक टूटी झोपड़ी में उसका आखिरी समय बीता। न दरबार, न दीवान, न मुशायरे, न हिंदुस्तान, बस यादें थी लाल किले की, मुमताज की महकती हवाओं की और एक हारे हुए वंश की। 1962 में वह दुनिया से चला गया। उसकी मजार पर लिखा गया, यह वह जगह है जहां भारत का अंतिम ताजदार सोया है। भाग 7 का समापन। बहुत धीमी वीणा, जैसे रेत के बीच इतिहास का विलीन हो जाना। मुगल वंश का अंत केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, वह एक युग का अंत था। एक ऐसा युग जिसमें कला थी, संस्कृति थी, धर्म का समन्वय था और प्रेम की ऊंचाई थी। अब इतिहास अपने पन्नों को बंद कर रहा है। मुगल ताज अब अतीत हो गया है, लेकिन कहानियां स्लीपी हिस्टोरिक में हमेशा जीवित रहेंगी। पार्ट 8 मुगल साम्राज्य की विरासत, जो मिटा नहीं बस बदल गए। एक दिन वो भी था जब दिल्ली की गलियां मुगल शानो शौकत से गूंजती थी, और एक दिन जब वही दिल्ली बहादुर शाह जफर के बिना सुनी हो गई। मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था, लेकिन सवाल यह है, क्या उनका प्रभाव भी खत्म हो गया? आइए जानते हैं मुगलों की वो विरासत जो आज भी हमारे भीतर, हमारी जुबान, शहर, भवन, खान पान और सोच में जिंदा है। 1 वास्तुकला, जो हमेशा के लिए पत्थर में अमर हो गई। जब आप दिल्ली, आगरा या लाहौर की गलियों में चलते हैं और नजर उठती है एक विशाल गुंबद पर, तो आप सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे होते, आप इतिहास देख रहे होते हैं। ताजमहल, प्रेम की निशानी लाल किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा बादशाही मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग। मुगल स्थापत्य ने सिर्फ भवन नहीं बनाए, उसने भारत की पहचान गढ़ी। 2 खान पान, स्वाद में साम्राज्य की झलक। जरा सोचिए, बिरयानी की खुशबू, कबाब की नरमी, फिरनी की मिठास और नान के संग चिकन कोरमा। मुगल भोजन ने भारत को स्वाद में सम्राट बना दिया। रसोई में मसालों की रचना, नजाकत से भरी थाली और दस्तरख्वान की संस्कृति, ये सब मुगलों की देन है। 3 कला और साहित्य, भाषा, शायरी और संगीत। आज भी जब आप कहते हैं गजल, नज्म, तखल्लुस, शेर या सुनते हैं तानसेन की ध्रुपद या बैजू बावरा की बंदिश, तो आप अनजाने में मुगल दौर की भाषा बोल रहे होते हैं। उर्दू, फारसी, अरबी और देसी बोलियों का संगम, गजलें और शायरी, गालिब, मीर, जफर संगीत, दरबारी राग, सूफी संगीत। मुगल केवल तलवार के नहीं, तुलिका और तान के भी बादशाह थे। 4 प्रशासनिक प्रणाली, आधुनिक भारत की नींव। क्या आप जानते हैं, आज जो भारत में जिला, तहसील, राजस्व रिकॉर्ड और भूमिकर प्रणाली है, उसकी नींव मुगलों ने रखी थी। मानसबदारी प्रणाली, अकबर की दहसाला प्रणाली, टोडरमल की दस्तावेजीकरण, फौजी सिविल अलगाव, कचहरी। आज भी जब कोई कचहरी जाता है तो कहीं ना कहीं वह अकबर के प्रशासन के साए में खड़ा होता है। 5 धार्मिक समरसता, जो आज भी प्रेरणा है। अकबर का दीन ए इलाही, दारा शिकोह का उपनिषद प्रेम, जफर की सूफी भावना।
ये सब याद दिलाते हैं कि मुगल वंश केवल जीतने वाला नहीं, जोड़ने वाला भी था। मुगलों ने धर्म की दीवारों को गिराने की कोशिश की और इंसानियत की छत खड़ी की। आज के भारत में जहां धर्म, जाति और भाषा का द्वंद्व है, वहीं यह विरासत प्रेरणा दे सकती है। सत्ता नहीं, सेवा, जबरदस्ती नहीं, जमीर। मुगल अब नहीं रहे। न शाहजहां की नजरें है, न अकबर की सभाएं, लेकिन उनके विचार, स्थापत्य, भाषा और संस्कृति आज भी जीवित है, हमारे भीतर, हमारे शहरों में, हमारी आवाजों में। क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। और स्लीपी हिस्टोरिक पर यह इतिहास हमेशा जागता रहेगा, आपकी नींद में कहानियों की तरह। एक साम्राज्य आया, उसने महल बनाए, युद्ध किए, प्रेम किया, गीत रचे और फिर धूल बनकर इतिहास की किताबों में सिमट गया। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, इतिहास कहानियों से बना है और कहानियां हमेशा जिंदा रहती है। आज आपने जो सुना वो केवल पाठ्य पुस्तक नहीं था, यह था भारत के अतीत की वह धड़कन जो आज भी हमारे भीतर कहीं धक धक करती है। अगर आपको हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार, अपनी राय और आपके पसंदीदा मुगल सम्राट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। और यदि आप चाहते हैं कि अगली बार आप सोए इतिहास की अगली कहानी के साथ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस न हो। मैं हूं आपकी होस्ट और आप थे स्लीपी हिस्टोरिक की कहानी में, जहां इतिहास नींद में भी बोलता है और कहता है, जो बीत गया वो मरा नहीं, वो बस कहानी बन गया।